समग्र लाइसेंस प्रावधान को समाप्त करने सहित बड़े बदलावों के लिए उद्योग की मांगों के बाद सरकार द्वारा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2022 को रोके जाने की संभावना है, जो बीमाकर्ताओं को एक इकाई के माध्यम से सामान्य और स्वास्थ्य बीमा करने की अनुमति देता है। इस बिल को आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद थी। वित्त मंत्रालय ने पिछले नवंबर में बीमा अधिनियम 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। उद्योग के एक अधिकारी ने ईटी को बताया कि कंपनियों को किसी भी सेगमेंट में प्रवेश करने देने से मौजूदा बाजारों में अराजकता और विखंडन होगा। परिषद ने तर्क दिया है कि यह जीवन और गैर जीवन दोनों क्षेत्रों में मौजूदा पॉलिसी धारकों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा और बहुत सारे व्यवसायों को विलय करने से ग्राहक सेवा और विशेषज्ञता की कमी हो सकती है। उन्होंने कहा, कुछ स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अलावा भारत में 24 सामान्य बीमा कंपनियां हैं। FY23 के पहले 9 महीनों में कुल गैर जीवन प्रीमियम 16.2% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए हो गया। सुझावों की जांच कर रही सरकार। अन्य उद्योग हितधारकों ने बीमा अधिनियम की धारा 7A में प्रस्तावित संशोधनों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया है कि एक भारतीय बीमा कंपनी का अर्थ एक बीमाकर्ता है जो एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी है। घटनाक्रम से वाकिफ एक अन्य एग्जीक्यूटिव ने कहा, हमने स्पष्टता मांगी है कि इन प्रस्तावित बदलावों का मतलब यह होगा कि 74% की मौजूदा विदेशी निवेश सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सुझावों की जांच की जा रही है और बजट में घोषणा की जा सकती है, जबकि वास्तविक बिल बाद में पेश किया जा सकता है। हम इसे इस कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में लाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा। बिल में देश के बीमा ढांचे के एक महत्वपूर्ण सुधार के हिस्से के रूप में जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा व्यवसायों के लिए 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी की आवश्यकता को हटाने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा था कि संशोधनों का उद्देश्य बीमा उद्योग की दक्षता, परिचालन के साथ साथ वित्तीय और व्यापार करने में आसानी को सक्षम करना था। प्रस्ताव में विभिन्न उपायों जैसे विभिन्न वर्गों, उप श्रेणियों और बीमा कंपनियों के लिए पंजीकरण खोलना शामिल है, जैसा कि सेक्टर नियामक IRDAI द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के साथ है, यह कहा था। मंत्रालय ने कहा था कि बीमा क्षेत्र की बदलती जरूरतों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इसने कहा कि क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विधायी ढांचे की समीक्षा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI और उद्योग के परामर्श से की गई थी। इसमें कहा गया था, बीमा पैठ बढ़ाने, दक्षता में सुधार करने और उत्पाद नवाचार और विविधीकरण को सक्षम करने के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य युद्धक टैंकों से लेकर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र, हेलीकॉप्टर और सामरिक मिसाइलों तक भारत में बने प्लेटफॉर्मों ने अहम भूमिका निभाई। एक मोबाइल नेटवर्क केंद्र और वर्तमान में स्टार्टअप और इनोवेटर्स की मदद से विकसित किए जा रहे स्वायत्त मानव रहित सिस्टम जैसे नए परिवर्धन भी प्रदर्शित किए गए। परेड यहां एक ठंडी, कोहरे वाली सुबह हुई, जो दोपहर तक साफ हो गई, जिससे दर्शकों को मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट का नजारा देखने को मिला। फ्लाई पास्ट में नेत्रा एरियल अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल था। 2019 में पाकिस्तान के साथ बालाकोट के बाद के गतिरोध के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। 3 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और भारी सैन्य उपकरणों की टुकड़ियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी और अन्य की उपस्थिति में एक नया सेंट्रल विस्टा बनाया। सेना ने अर्जुन मेन बैटल टैंक, NAG मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक के 9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र और स्वदेशी शॉर्ट स्पैन ब्रिज लेइंग सिस्टम सहित केवल स्वदेशी निर्मित प्रणालियों को प्रदर्शित करने के लिए चुना। साथ ही पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के लिए विशेष रूप से खरीदे गए नए क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल को भी प्रदर्शित किया गया। परेड की शुरुआत में पारंपरिक 21 तोपों की सलामी 105 मिमी इंडियन फील्ड गन के साथ दी गई, जो पुरानी 25 पाउंडर बंदूक की जगह थी। परेड में कई स्वदेशी मिसाइलें भी शामिल थीं।
कोई परमाणु सक्षम प्रणाली प्रदर्शन पर नहीं थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी परेड का हिस्सा थे। नौसेना ने भी भारतीय मंचों का प्रदर्शन किया, जिसमें जहाज के नए स्वदेशी नीलगिरी वर्ग के मॉडल के साथ साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव को भी प्रदर्शित किया गया। नौसेना की झांकी में रक्षा मंत्रालय के आइडेक्स स्प्रिंट चैलेंज के तहत स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही स्वायत्त मानव रहित प्रणालियों के मॉडल भी थे। वायुसेना की झांकी में आगामी हल्के लड़ाकू विमान तेजस एम के द्वितीय, सेवारत हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, हवाई पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण विमान नेत्रा और C-295 परिवहन विमान शामिल थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की झांकी में पानी के नीचे निगरानी प्लेटफॉर्म, भूमि निगरानी और तटस्थ प्लेटफॉर्म, त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणाली और बैटरी मल्टीफंक्शन रडार और मिसाइल लांचा वाहन को प्रदर्शित किया गया। सरकार विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना का दूसरा संस्करण शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें कुछ रक्षा उपकरणों और ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाले इस्पात को शामिल किया जाएगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ET को बताया, PLI के पहले राउंड के लिए हमारे पास कुछ फंड बचा है और हम दूसरे चरण के लिए कुछ और फंड की मंजूरी भी लेंगे। केंद्र ने विशेष इस्पात PLI के लिए 6,322 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। योजना के पहले दौर के तहत अब तक 30 कंपनियों के 67 आवेदनों का चयन किया जा चुका है। इनके लिए अनुबंधों पर इस महीने के अंत तक हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। कंपनियों ने PLI के बदले में 42,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है और विशेष इस्पात निर्माण की घरेलू क्षमता को 26 मिलियन टन MT तक बढ़ाया है। टाटा स्टील, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील EL, कल्याणी स्टील, बंसल वायर इंडस्ट्रीज, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिंदल स्टील पहले दौर में स्वीकृत कंपनियों में शामिल हैं। अक्टूबर 2021 में शुरू की गई PLI योजना 5 विशेष इस्पात श्रेणियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध निवेश के खिलाफ इस्पात निर्माताओं को वृद्धिशील उत्पादन पर 4-12% की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। प्रोत्साहन 2024-25 से 5 साल की अवधि में वितरित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, पहले दौर में विशेष इस्पात के कुछ अनुप्रयोगों को छोड़ दिया गया था। इन्हें अगले दौर में लक्षित किया जाएगा। पहले दौर में लेपित या चढ़ाया हुआ स्टील उत्पाद, उच्च शक्ति या पहनने के लिए प्रतिरोधी स्टील, विशेष रेल, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, स्टील के तार और इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल हैं। स्पेशलिटी स्टील रणनीतिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाने वाला एक मूल्य वर्धित संस्करण है। PLI योजना रक्षा, अंतरिक्ष, बिजली और ऑटोमोबाइल जैसे स्टील निर्माताओं को वृद्धिशील उत्पादन पर 4-12% की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। भारत अपनी विशेष इस्पात घरेलू आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण मात्रा में आयात करता है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30,000 करोड़ रुपए का वार्षिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है। 2020-21 में भारत ने लगभग 18 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन किया और 4 मिलियन टन का आयात किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में PLI योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ के परिव्यय की घोषणा की थी, जो अब 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के बड़े जोर का हिस्सा थी और विदेशों से निवेश आकर्षित कर रही थी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला रही थीं। $3 अरब से अधिक मूल्य के चीनी निर्यात को एक कड़वी कर की गोली का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीमा शुल्क अधिकारियों ने कंपनियों को जुर्माना के साथ तत्स्थता योजना के तहत प्राप्त रिफंड जमा करने के लिए लिखा है। उद्योग सरकार के पास पहुंच गया है और निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट RODTEP के लाभों की वसूली के लिए सीमा शुल्क के कदम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है। चीनी निर्यातकों ने तर्क दिया है कि कर निष्प्रभावीकरण कोई अतिरिक्त लाभ नहीं था और सरकार द्वारा निर्यात कोटा लगाए जाने के बाद भी निर्यात के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सीमा शुल्क अधिकारियों का तर्क है कि कोई भी प्रतिबंधित वस्तु निर्यात लाभ के लिए पात्र नहीं है।
भारत ओपन जनरल लाइसेंस या ओजीएल के तहत अग्रिम प्राधिकरण और निश्चित कोटा के माध्यम से चीनी निर्यात को नियंत्रित करता है। सरकार ने 2022-23 विपणन वर्ष अक्टूबर-सितंबर के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी। हालांकि पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रूसी यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए गए थे। 1 जून 2022 के बाद चीनी के किसी भी निर्यात की अनुमति चीनी निदेशालय की अनुमति पर ही दी जाएगी। उद्योग का कहना है कि चीनी मुक्त निर्यात के तहत थी और सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इसके निर्यात को विनियमित करने के लिए इसे कोटा के तहत रखा था, लेकिन ऐसे मामलों में निर्यात की शून्य रेटिंग का सिद्धांत लागू होना चाहिए और आरओडीटीईपी की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्यात की जीरो रेटिंग का मतलब है कि पूरी वैल्यू चेन टैक्स से मुक्त है। उद्योग ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को मामले का प्रतिनिधित्व किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि करों को निर्यात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है। अभिषेक के रस्तोगी ने कहा, वैधानिक लाभ से इनकार करने के लिए कस्टम अधिकारियों द्वारा संशोधन की विरोधाभासी व्याख्या न केवल आरओडीटीईपी योजना के उद्देश्य और मंशा के खिलाफ है, बल्कि सरकार की वस्तुओं के निर्यात की नीति के खिलाफ भी है, न कि करों के। रस्तोगी चैम्बर्स के संस्थापक, लाभ से इनकार करने के लिए किसी भी संकीर्ण व्याख्या से बेतुकापन पैदा होगा और न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। उद्योग निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) ने कहा कि निर्यात की शून्य रेटिंग जारी रहनी चाहिए, जबकि तकनीकी रूप से सीमा शुल्क का रुख सही है, क्योंकि अधिसूचना निर्यात पर रोडटेप को अस्वीकार करती है जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन प्रावधान को फिर से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिबंधित श्रेणियों के तहत निर्यात ड्यूटी ड्रॉबैक और जीएसटी रिफंड के लिए पात्र हैं, जो निर्यात की शून्य रेटिंग के लिए बुनियादी साधन हैं। ऐसे निर्यातों को केवल रोडटेप के लाभों से ही क्यों वंचित रखा जाए? FIEO के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा। चालू विपणन वर्ष में 15 जनवरी 2023 तक चीनी का उत्पादन 156.8 लाख टन है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 150.8 लाख टन था। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में हृदय रोग (CVD) से मरने वालों की संख्या में कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान 6.2% की वृद्धि हुई है। 2020 में CVD से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि 2019 में दर्ज 8,74,613 CVD से संबंधित मौतों से बढ़कर 2020 में 9,28,741 हो गई, जो 2015 के बाद से सबसे बड़ी एकल वर्ष की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और 2003 में दर्ज 9,10,000 के पिछले उच्च स्तर पर पहुंच गई है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अध्ययन में कहा गया है कि द हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक स्टैटिस्टिक्स 2023 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का अपडेट है, जो सभी के लिए स्वस्थ जीवन के लिए एक वैश्विक शक्ति है। यह अध्ययन सर्कुलेशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। हालांकि 2019 से 2020 तक CVD से संबंधित मौतों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे भी अधिक बताने वाली बात यह है कि हमारी आयु समायोजित मृत्यु दर कई वर्षों में पहली बार बढ़ी है और काफी हद तक 4.6% बढ़ी है, स्वयंसेवक ने कहा। स्टेटिस्टिकल अपडेट राइटिंग ग्रुप के अध्यक्ष कोनी W. साओ, अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में सहायक प्रोफेसर हैं। आयु समायोजित मृत्यु दर इस बात को ध्यान में रखती है कि कुल जनसंख्या में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में अधिक वृद्ध वयस्क हो सकते हैं। इस स्थिति में आप वृद्ध लोगों में मृत्यु की उच्च दर की अपेक्षा कर सकते हैं। भले ही पिछले एक दशक में हमारी मौतों की कुल संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, हमने 2020 तक अपनी आयु समायोजित दरों में हर साल गिरावट देखी है। तसाओ ने कहा, मुझे लगता है कि कोविड-19 महामारी से सभी उम्र के लोगों के प्रभावित होने के आलोक में हमारे देश और दुनिया के भीतर जो चल रहा है, वह इस बात का बहुत संकेत है, खासकर इससे पहले कि टीके प्रसार को धीमा करने के लिए उपलब्ध थे। CVD से संबंधित मौतों की कुल संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि एशियाई, अश्वेत और हिस्पैनिक लोगों में देखी गई, जो महामारी के शुरुआती दिनों में सबसे अधिक प्रभावित हुई, और बढ़ती संरचनात्मक और सामाजिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाई गई। हम जानते हैं कि कोविड-19 ने जबरदस्त तोल लिया,
और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चला है कि महामारी की शुरुआत के बाद से सभी कारणों से जानमाल के नुकसान में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सिस्टेंट सिस्टम स्टॉक ने 18 जनवरी को अपनी तीसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा के बाद से 5 कारोबारी सत्रों में लगभग 16% की वृद्धि की है, जबकि S&P BSE इन्फोटेक इंडेक्स में 1% की बढ़त हुई है। पुणे मुख्यालय वाले मध्य स्तरीय आईटी निर्यातक के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रमुख ट्रिगर ऑर्डर बुकिंग में निरंतर रुझान, मार्जिन में सुधार और कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर में कमी है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए बहु तिमाही उच्च ऑर्डर प्रवाह की सूचना दी, जिसमें $367 की तुलना में $440 और 20 सेंट मिलियन का कुल अनुबंध मूल्य टीसीवी था। पिछली तिमाही में 8 मिलियन। हालांकि यह नवीनीकरण अनुबंधों द्वारा संचालित था क्योंकि टीसीवी में नए अनुबंधों का अनुपात पिछली तिमाही के 62.1% से घटकर 54.3% हो गया। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील सप्रे ने ईटी को बताया कि दिसंबर तिमाही में कुछ क्लाइंट्स के लिए रिन्यूअल हुआ, जिससे टोटल टीसीवी में सुधार हुआ। हालांकि हमने नए टीसीवी के साथ साथ नए वार्षिक अनुबंध मूल्य एसीवी में भी सुधार की सूचना देना जारी रखा है, जो एक निरंतर सौदे प्रवाह को दर्शाता है, उन्होंने कहा। तीसरी तिमाही में टीसीवी में नवीकरण के बड़े हिस्से को देखते हुए अगली कुछ तिमाहियों में वृद्धि में नरमी आने की संभावना है। नए सौदों के साथ दिसंबर तिमाही में $5 मिलियन से अधिक के टीसीवी वाले ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर 34 हो गई, जो एक साल पहले 24 थी। इसके परिणामस्वरूप इसी तरह की तुलना से राजस्व में शीर्ष 10 ग्राहकों की हिस्सेदारी 45% से घटकर 35% हो गई। छुट्टियों के कारण मौसमी कमजोरी के बावजूद तीसरी तिमाही में कंपनी का राजस्व क्रमिक रूप से 3.4% बढ़कर $264.4 मिलियन हो गया। रुपये के संदर्भ में राजस्व 5.9% बढ़कर 2,169 हो गया। 4 तिमाही के दौरान डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये से मदद मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन EBIT मार्जिन क्रमिक रूप से 80 आधार अंकों से बढ़कर 15.4% हो गया। एक आधार अंक 1% अंक का 100वां हिस्सा होता है। सप्रे ने बौद्धिक संपदा आधारित राजस्व में वृद्धि, पिछली तिमाही में प्रशिक्षण पूरा करने वाले फ्रेशर्स की बिलिंग, कमजोर रुपये और निश्चित लागत जैसे बड़े राजस्व आधार पर बिक्री और प्रशासन लागत में वृद्धि सहित कारकों में सुधार को जिम्मेदार ठहराया। दिसंबर तिमाही में संघर्षण दर क्रमिक रूप से 210 आधार अंक गिरकर 21.6% हो गई। कर्मचारियों की वृद्धि 92 पर मामूली थी, जिससे कुल कर्मचारियों की संख्या 21,033 हो गई। यह प्रतिभा प्रतिधारण पर दबाव को कम करता है। कंपनी ने 28 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जो पिछले वर्ष के 20 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश से अधिक है। 2021-22 में इसने 31 के कुल लाभांश का भुगतान किया। चालू वित्त वर्ष में उच्च अंतरिम लाभांश को देखते हुए कुल लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है। पिछला साल दुनिया की ऊर्जा प्रणाली को डिकार्बोनाइज करने के लिए एक दोहरा मील का पत्थर था। स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान समूह ब्लूमबर्ग एनईएफ के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक यह पहला साल था जब ऊर्जा संक्रमण में निवेश जीवाश्म ईंधन में वैश्विक निवेश के बराबर था। तेल और गैस के अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में और उत्सर्जन में कमी तकनीक के बिना जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली उत्पादन में बहने वाला पैसा $1 था। पिछले साल 1 ट्रिलियन। इसी तरह नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीकृत परिवहन और ताप ऊर्जा भंडारण और अन्य प्रौद्योगिकियों में वार्षिक निवेश $1 तक पहुंच गया। 1 ट्रिलियन। लेकिन 2022 एक अन्य अर्थ में भी एक मील का पत्थर था, पहले वर्ष के रूप में जब डिकार्बोनाइजिंग ऊर्जा में निवेश $1 ट्रिलियन को पार कर गया। 2021 से साल दर साल $250 बिलियन से अधिक की वृद्धि अब तक की सबसे बड़ी छलांग थी। अक्षय ऊर्जा और विद्युतीकृत परिवहन ने उन अधिकांश डॉलर का लाभ उठाया। 350 गीगावाट से अधिक संपत्ति के निर्माण के साथ और विश्व स्तर पर 10 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के साथ उन क्षेत्रों को पवन और सौर की बढ़ती स्थापना से उत्साहित किया गया था।
यद्यपि नवीकरणीय ऊर्जा ने 2022 में रिकॉर्ड निवेश देखा, विद्युतीकृत परिवहन तेज गति से बढ़ रहा है। यात्री ईवीएस में निवेश किए गए परिवहन $380 बिलियन का बड़ा हिस्सा है, लेकिन किसी भी तरह से पिछले साल उस क्षेत्र के पूंजी प्रवाह का पूरा हिस्सा नहीं है। पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में $24 बिलियन का प्रवाह देखा गया, जबकि इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स पर लगभग $23 बिलियन खर्च किए गए। इलेक्ट्रिक बसों को $15 अरब और ट्रकों जैसे वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों को $8 अरब मिले। BNEF ऊर्जा संक्रमण में 6 अन्य क्षेत्रों को ट्रैक करता है, और उनमें से एक परमाणु को छोड़कर सभी ने पिछले साल वार्षिक निवेश रिकॉर्ड भी स्थापित किया। नीचे दिखाए गए निवेश के लिए 2 सबसे छोटे क्षेत्र भी ध्यान देने योग्य हैं। कार्बन कैप्चर को $6 मिले, 2022 में 3 बिलियन, और हाइड्रोजन $1 बिलियन से थोड़ा अधिक। हालांकि दोनों सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण रूप से बड़े, कार्बन कैप्चर निवेश लगभग 3 गुना जबकि हाइड्रोजन निवेश 3 गुना से अधिक। पिछले 1.5 दशक में दोनों प्रौद्योगिकियों ने बड़े वादे किए हैं, और निवेश अब अनुसरण कर रहा है, लेकिन पर्याप्त जलवायु प्रभाव के लिए उनके अधिक उपयोग के आदेश देने की आवश्यकता होगी। मुद्रास्फीति ने पिछले साल निवेशित डॉलर में वृद्धि में एक भूमिका निभाई थी, लेकिन उतनी भूमिका नहीं, यह देखते हुए कि 8% की सीमा में मुद्रास्फीति कुल वर्ष दर वर्ष डॉलर की वृद्धि के 1/3 से कम है। मुद्रास्फीति ने बोर्ड भर में ऊर्जा के लिए घटकों, निर्माण और वित्तपोषण की लागत को बढ़ा दिया। फिर भी लगभग हर क्षेत्र में विस्तार से कुल डॉलर का निवेश कहीं अधिक बढ़ा। एक वर्ष में निवेश किया गया $1 ट्रिलियन कुछ है, जो चाहिए वह भी कम है। 2050 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन के रास्ते पर आने के लिए दुनिया को इस $1 को तुरंत तिगुना करने की आवश्यकता होगी। $1 ट्रिलियन खर्च और वैश्विक पावर ग्रिड के लिए सैकड़ों अरब डॉलर और जोड़ें।